हेलो, गुड मॉर्निंग। इस सेशन में हम लोग एम्पिरिकल एस्टिमेशन के कोकोमो 3 मॉडल को समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक कोकोमो यानी कोकोमो 1, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कोकोमो यानी कोकोमो 2 को समझा था। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कोकोमो 3, जिसको कि हम लोग एडवांस्ड या डिटेल कोकोमो भी कहते हैं। यहाँ थोड़ा हम लोग डिफरेंस एक बार रिकॉल कर लें। बेसिक कोकोमो में एफर्ट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन जो है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, दैट्स ऑल। सो बेसिक कोकोमो गिव्स अस रफ एस्टिमेट ऑफ द एफर्ट एंड कॉस्ट। फिर जब हम इंटरमीडिएट कोकोमो में जाते हैं तो वहाँ साइज को तो कंसीडर करते ही हैं, साथ ही 4 कॉस्ट ड्राइवर्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, जिनमें 15 प्रेडिकेटर्स होता है। इसको आप लोग इंटरमीडिएट कोकोमो और बेसिक कोकोमो के वीडियो को एक बार देख लें, कौन कौन से 4 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं और कौन कौन से प्रेडिकेटर्स हैं। फिर जब हम लोग कोकोमो 3 में आते हैं तो हम लोग साइज को तो कंसीडर करते ही हैं, साथ ही 4 कॉस्ट ड्राइवर्स इंक्लूडिंग 15 प्रेडिकेटर्स को भी कंसीडर करते हैं, और साथ ही इसमें एक चीज़ और नई बात जुड़ जाती है, और वो है इम्पैक्ट ऑफ ईच कॉस्ट ड्राइवर ऑन ईच फेज ऑफ SDLC। यानी हर कॉस्ट ड्राइवर का SDLC के किस फेज में कितना इम्पैक्ट है। जैसे एनालिसिस में कुछ और एफर्ट लग सकता है, डिज़ाइन में कुछ और एफर्ट लगता है, कोडिंग में कुछ और एफर्ट लगता है। तो चूँकि हम लोग इनका कैलकुलेशंस नहीं करते हैं इंटरमीडिएट या बेसिक में, तो वहाँ पर परफेक्ट या एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं मिलता है। डिटेल कोकोमो में हम इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, तो एक्यूरेट एस्टिमेशन हम लोगों को लगभग एक्यूरेट एस्टिमेशन मिल जाता है। डिटेल कोकोमो में नॉर्मली हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं, और इस मॉडल को हम लोग कहते हैं कि दिस मॉडल इज very much phase sensitive. Phase sensitive means कि estimation of effort, development time, that is duration, and cost is based on assessment of impact of each cost driver in each phase of SDLC. This is because software development is executed in different phases. Hence, effort and schedule of delivery should be considered phase-wise. Therefore, estimation is most accurate. Effort and cost is a product of size plus cost drivers and plus impact of each cost driver on each phase of SDLC. This model, Kokomo 3, uses phase-sensitive effort multipliers for each phase. Right? It establishes मॉड्यूल सबसिस्टम सिस्टम हायरार्की। क्लियर? एफर्ट मल्टीप्लायर्स फॉर ईच फेज कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि हम ये जानना चाहते हैं कि हर फेज में कितना एफर्ट हमको लगाना पड़ा। प्लानिंग में, एनालिसिस में कितना लगा, डिज़ाइन में कितना लगा, कोडिंग में कितना लगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एफर्ट मल्टीप्लायर्स का यूज़ करते हैं। मॉड्यूल सब सिस्टम सिस्टम हायरार्की का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं इसलिए कि हम लोग रेटिंग करते हैं कि कौन सा कॉस्ट ड्राइवर, कौन सा किस फेज में किस फेज नहीं, किस लेवल में किसका कितना इम्पैक्ट है। अगर मॉड्यूल लेवल पर हाईएस्ट सेंसिटिव है तो मॉड्यूल लेवल पर रेटिंग कर लेंगे। अगर सब सिस्टम लेवल पर हाईएस्ट सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो सब सिस्टम को ले लेंगे। सिस्टम लेवल पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है तो सिस्टम लेवल की रेटिंग ले लेंगे। इसलिए हम लोग मॉड्यूल सब सिस्टम सिस्टम हायरार्की करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। डिटेल कोकोमो में बैरी बोहेम ने SDLC के 5 फेजेस डिस्क्राइब किए हैं, 5 फेजेस। पहला फेज प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, देन सिस्टम डिज़ाइन, देन डिटेल डिज़ाइन, चौथा कोडिंग एंड टेस्टिंग, और पांचवा इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। क्लियर? सो दीज आर 5 phases considered by Barry Boehm in SDLC. Now,
बैरी बोहेम इन कोकोमो 3 कंसिडर्स 6 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, 6 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट उन्होंने प्रपोज किए, बताए। एक ऑर्गेनिक स्मॉल, दूसरा ऑर्गेनिक मीडियम, तीसरा सेमी डिटैच्ड मीडियम, चौथा सेमी डिटैच्ड लार्ज, पांचवा एम्बेडेड लार्ज, छठा एम्बेडेड एक्स्ट्रा लार्ज। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक बस सजेशन है कि चूँकि बेसिक और इंटरमीडिएट कोकोमो में 3 तरह के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बैरी बोहेम ने बताए थे, ऑर्गेनिक स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, सेमी डिटैच्ड मीडियम साइज के लिए और एम्बेडेड लार्ज साइज के लिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑर्गेनिक स्मॉल और मीडियम पर आके ख़त्म हो जाता है, सेमी डिटैच मीडियम से शुरू होता है, लार्ज में ख़त्म हो जाता है, और एम्बेडेड लार्ज से शुरू होता है, एक्स्ट्रा लार्ज पर समाप्त हो जाता है। तो ये 6 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बैरी बोहेम ने कंसीडर किए। इसमें हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हम इस तरह के मॉडल में, इस मॉडल में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं मोस्टली वो रीयूजेबिलिटी वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सपोज़ करें कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बहुत सारे मॉड्यूल्स को यूज़ करता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं उसमें, और टोटल एलओसी सपोज़ करें कि 2000 एलओसी हैं, जिसमें से 500 एलओसी हमने कहीं से हायर किया है, कहीं से इंपोर्ट किया है। तो हमारा एफ़र्ट जो है वो 1500 एलओसी पर लगा हुआ है। 500 एलओसी पर हमारा कोई एफ़र्ट नहीं लगा, उसमें कोई कॉस्ट हमारा नहीं लगा, वो ऑलरेडी टेस्टेड है तो टेस्टिंग में भी उसमें एफ़र्ट नहीं लगा। तो हमारा जो एस्टिमेशन होगा वो तो 1500 है, प्लस हम 500 यूज़ भी तो कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग एक फार्मूला में डाल देते हैं जिसको आगे देखेंगे। और वो फार्मूला एडजस्टमेंट फैक्टर होता है कि वो जो एडिशनल एलओसी हमने इसमें लिया उसके कारण हमारा एस्टिमेटेड साइज क्या होगा। तो वो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ साइज या एस्टिमेटेड साइज। सो इन दिस mode we use effort multipliers for each cost driver or predicator to compute the effort required for the completion of each phase of SDLC. Means कि we desire to calculate the amount of effort, amount of cost spent on each phase. Then in module subsystem system hierarchy, the level at which the impact of cost driver becomes highest, highly sensitive, assigns the rating of that cost driver. जिस लेवल पर इसका रेटिंग सबसे ज़्यादा होगा उस लेवल पर हम उसको वही वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। The adjustment factor is computed due to reusability feature of software. The size of the component that has been imported is adjusted with this formula. Adjustment factor A is equal to 0.4 DD. DD means design documentation plus 0.3 C. C for coding and testing plus 0.3 I. This is not 1, 3 I. I for integration and testing. So this gives us adjustment factor. Finally, with this we calculate, with A we calculate estimated size ES, that is S into A divided by 100. This ES gives us estimated size of the software on which we estimate the effort and cost. अब हम लोग जानेंगे कि कोकोमो 3 का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एस्टिमेशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट एफर्ट EI एंड DI विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट मॉडल। हम लोगों ने इंटरमीडिएट मॉडल में जो एफर्ट कैलकुलेशन करते हैं और ड्यूरेशन, दैट इज द डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करके रख लेंगे, जिसमें कि एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर को भी यूज़ किया गया होगा। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड D, EI एंड DI, सॉरी इट शुड हैव बीन EI एंड DI। तो जब हम EI और DI कैलकुलेट कर लेते हैं तब उसके बाद हम लोग एफर्ट ऑफ D फॉर डिटेल, I फॉर intermediate, this I stands for intermediate and this D stands for detail model. तो डिटेल मॉडल का एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। ED इज इक्वल टू म्यू पी इंटू EI। EI जो हम इंटरमीडिएट मॉडल से कैलकुलेट करके लाते हैं और म्यू पी अभी हम लोग अगले चार्ट में देखेंगे। उसी तरह से डेवलपमेंट टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाउ पी इंटू DI इन मंथ्स।
एफर्ट इज एस्टिमेटेड इन पर्सन मंथ्स, डेवलपमेंट टाइम इज एस्टिमेटेड इन मंथ्स। टाउ पी भी, म्यू पी और टाउ पी हम लोग अगले टेबल में देखेंगे। म्यू पी एंड टाउ पी यहाँ क्या है? दीज आर टू एफर्ट मल्टीप्लायर्स। These are two effort multipliers obtained from the table of phase-wise effort distribution, right? So this is the table where that includes phase-wise effort distribution. So these are 6 types of projects, right? And these are the different phases of SDLC. This is estimated size, ES. Clear? And these are the effort distribution values. If the software age of organic is small, that is up to 2K LOC, these values are in KLOC, 2K LOC, 32K LOC, 32, 128K LOC. So if the size is 2K LOC, then for planning and requirement, we have to take the value of mu P. Here it is mu P, and this is the value for mu D. Tau D, sorry, the tau P. This is the value for mu P, and this is the table for tau D, tau P. तो यहाँ mu P का वैल्यू क्या होगा ऑर्गेनिक स्मॉल में? प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में 0.06, सिस्टम डिज़ाइन में 0.16, उसी तरह से डिटेल डिज़ाइन में 0.26, कोडिंग टेस्टिंग में 0.42, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में 0.16। वही ऑर्गेनिक स्मॉल टाइप का सॉफ्टवेयर अगर है, डेवलपमेंट टाइम के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ से लेंगे टाउ पी का वैल्यू 0.10, 0.19, 0.24 फॉर डिटेल डिज़ाइन, फॉर कोडिंग 0.39 एंड फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग 0.18। और अगर हमारा एम्बेडेड लार्ज टाइप का सॉफ्टवेयर है तो म्यू पी का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, और वो सॉफ्टवेयर का साइज कितना होना चाहिए? 128 KLOC से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में 0.08 वैल्यू लेंगे, उसी तरह से सिस्टम डिज़ाइन में 0.18 एंड सो ऑन। डेवलपमेंट टाइम में भी यहाँ से वैल्यू लेंगे 0.36, 0.36, 0.18 एंड सो ऑन। तो इसके बाद हम यहाँ आते हैं, जैसे एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, कि अ प्रोजेक्ट हैज़ फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स विथ एस्टिमेटेड साइज इन KLOC। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिसका साइज ब्रैकेट में दिया हुआ है, UICF एक मॉड्यूल है, यूजर इंटरफेस। दूसरा है 2DGA, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक, 3DGA 6K, DBM डेटाबेस मैनेजमेंट 3K, CGDF 4K, PC 2K, DAM 4K. These are different modules of a software application of the given program along with the sizes. Now, with these specifications, determine cost and schedule estimates considering at least 4 predicators of cost drivers. Second, cost and schedule estimate for different phases. यानी इस प्रॉब्लम में हमें 2 चीज़ें पता करनी हैं, कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट्स, जिसमें कि 4 प्रेडिकेटर्स हमको लेने हैं कॉस्ट ड्राइवर के। दूसरा, कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट करना है फॉर डिफरेंट फेजेस। तो अब पहले हम लोग इसका साइज निकाल लेते हैं। साइज अगर निकालेंगे तो ये 2K, 2 + 5 + 6 + 3 + 4 + 2 + 4, this gives 26K LOC. So the total size is 26K LOC, किलो लाइन्स ऑफ कोड। और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इसको हम लोग ऑर्गेनिक मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये इसका जो कैलकुलेशन होगा एफर्ट का, इंटरमीडिएट मॉडल से हम लोग निकालेंगे EI और DI। तो यहाँ होगा AI KLOC BI × EF। जैसे इंटरमीडिएट मॉडल में हम लोग कैलकुलेट किए थे एफर्ट, वैसे ही यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही D भी कैलकुलेट करेंगे। AI का वैल्यू फिर टेबल से लेंगे, BI का वैल्यू फिर टेबल से लेंगे। BI यहाँ पावर में होगा, DI भी यहाँ पावर में होगा, वो मिस्टेक हो गया। तो वी कंसिडर 5 प्रेडिकेटर्स, हम लोग इसमें 5 प्रेडिकेटर्स अपनी मर्जी से चुन लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि एनी 5 प्रेडिकेटर्स। तो हम लोगों ने डेटा लिया है, उसको नॉमिनल मान लिया तो वो 1 हो गया। रिलायबिलिटी हाई चाहिए तो 1.15, एनालिस्ट कैपेबिलिटी वेरी हाई चाहिए तो उसका वैल्यू वो प्रेडिकेटर वाले टेबल से, EF वाले टेबल से हम लोगों ने 0.71 ले लिया।
एनालिस्ट एक्सपीरियंस लो मान लेते हैं तो 1.13। उसके बाद लैंग्वेज एक्सपीरियंस लो मानते हैं तो वहाँ पर उस टेबल में वैल्यू दिया हुआ है 1.07। इसके लिए हम फिर एक बार करते हैं कि एक बार ये कैलकुलेशन के लिए आप इंटरमीडिएट मॉडल से एस्टिमेशन करना आपको समझना होगा, तो इसके लिए आप वीडियो देख लें। EAF हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिसमें कि सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेटा को, रिलायबिलिटी को, एनालिस्ट कैपेबिलिटी, एनालिस्ट एक्सपीरियंस और लैंग्वेज एक्सपीरियंस, इन सारे वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस गिव्स अस 0.987। और फिर उसके बाद हम लोग EI निकाल लेते हैं 3.226 पावर 1.05 इंटू 0.987। EI इज इक्वल टू 96.647% जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। उसी तरह से डेवलपमेंट टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस गिव्स 14.2 मंथ्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा एफर्ट एस्टिमेशन और डेवलपमेंट टाइम। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं म्यू पी का वैल्यू प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में 0.06 है। ऑर्गेनिक मीडियम अगर हम लिए हैं तो ये 0.06 है प्लानिंग में। फिर डिज़ाइन में, सिस्टम डिज़ाइन में 0.16, तो वही यहाँ लिया हुआ है, वो एक बार आप रेफ़र कर लें। 0.16, डिटेल डिज़ाइन में 0.24, कोडिंग एंड टेस्टिंग में 0.38, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग में 0.22। अब इन सब को ये जो हमने यहाँ पर निकाला है एफर्ट 96.647, उससे इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में ये एफर्ट एस्टिमेशन हुआ 5.7% मंथ्स, सिस्टम डिज़ाइन में 15.46% मंथ्स, डिटेल डिज़ाइन में ये आया। उसी तरह से कोडिंग एंड टेस्टिंग में, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग में परसेंट मंथ्स में एस्टिमेशन हो गया। फॉर्मूला ED इक्वल टू म्यू पी इंटू EI परसेंट मंथ, EI जो एफर्ट हम लोगों ने निकाला। इसके बाद हम लोग ड्यूरेशन यानी डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करते हैं, टाउ P इंटू DI मंथ्स। तो ये फिर वैल्यू हम लोगों ने ये सारे वैल्यूज़ लिए हैं यहाँ से, इधर से ऑर्गेनिक मीडियम है तो ये सारे वैल्यूज़ को हम लोगों ने वहाँ पर पुट कर दिया है। 0.12, 0.19, 0.21, 0.34, 0.26। अब यहाँ जो हम लोगों ने ड्यूरेशन निकाला है 14.2, इससे इन सारे वैल्यूज़ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। सो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गिव्स 1.7 मंथ्स, सिस्टम डिज़ाइन गिव्स 2.6 मंथ्स, डिटेल डिज़ाइन गिव्स 2.9 मंथ्स, कोडिंग एंड टेस्टिंग 4.8 मंथ्स, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग 3.6 मंथ्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लें कि हम पहले इसमें करते क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए इंटरमीडिएट मॉडल से एफर्ट और ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। एफर्ट और ड्यूरेशन निकाल लिए, उसके बाद हम लोग इसमें यहाँ पर क्या है कि फेज वाइज एफर्ट मल्टीप्लायर से सभी का वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और उन सभी वैल्यूज़ में एफर्ट जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफर्ट निकल जाता है। उसी तरह से जो एफर्ट मल्टीप्लायर्स के वैल्यू हम लोगों ने लिए हैं उन सबको ये डेवलपमेंट टाइम जो निकाला है ड्यूरेशन D इंटरमीडिएट मॉडल से, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फेज वाइज हमें ड्यूरेशन मिल जाता है। मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।